देखिए उपनिषद गंगा प्रतिदिन रात्रि 10 बजे और पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं अब खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण पैदा हुए हालात का जायजा लेते हुए कहा, केंद्र अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा को हर संभव सहायता प्रदान करने का है इच्छुक। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को नियमित तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बनवाना जाए उनका राशन कार्ड। साथ ही होम क्वारंटाइन के दौरान इन्हें 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए। पाकिस्तान में विमान का हुआ बड़ा हादसा। फ्लाइट A320 यात्रियों को लेकर लाहौर से कराची जा रही थी। रास्ते में 4 मंजिला इमारत से टकराने के कारण हुई दुर्घटनाग्रस्त। और कोरोना महामारी के चलते पाक महीना रमजान शांतिपूर्वक पहुंचा अपने आखिरी दौर में। जुमे की अलविदा नमाज लोगों ने अदा की अपने घरों में। अब ईद की तैयारियां, लेकिन वो भी गाइडलाइन के अनुसार। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण पैदा हुए हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट पहुंचे पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी ने राहत और पुनर्वास से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं।
और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। कोरोना महामारी के बीच बुधवार को आए भीषण चक्रवात अम्फन ने कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों और ओडिशा के 5 जिलों में भीषण तबाही मचाई। हजारों मकान ध्वस्त हो गए, जबकि 72 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हजारों मकान, दुकानें, बिजली के खंभे, पेड़, मोबाइल टावर और पुल पुलिया सब ध्वस्त हो गए। 1000 करोड़ रुपए के फंड का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। 1737 के बाद सबसे विनाशकारी तूफान ने कोरोना के संकट काल में बंगाल को तबाह कर दिया है। 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ओडिशा में और बंगाल में हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रभावित जिलों का आज हवाई दौरा किया। मुख्य सचिव ने बताया कि 1500 पंचायतों और 6745 गांवों के 44,80,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन स्थित मीडिया सेल में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की सफलता के लिए प्रत्येक स्तर पर सतर्क और सावधान रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रवासी कामगारों, श्रमिकों की सकुशल वापसी के साथ ही उन्हें क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षित ले जाएं। थर्मल स्कैनिंग के पश्चात जो स्वस्थ हों उन्हें खाद्यान्न पैकेट देकर होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए। जिनमें लक्षण दिखाई दे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर अथवा आइसोलेशन वार्ड भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अब तक 20 लाख से अधिक प्रवासी कामगार श्रमिक उत्तर प्रदेश में सकुशल वापस आए हैं। इनकी संख्या को देखते हुए प्रत्येक क्वारंटीन सेंटर में इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को 15 दिन के खाद्यान्न किट के साथ साथ उन्हें नियमित तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उनका राशन कार्ड भी बनवाया जाए। होम क्वारंटाइन के दौरान इन्हें 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए। पूरे प्रदेश में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए क्वारंटाइन सेंटर में सभी लोगों को ले जाया जा रहा है। आपको मालूम है कि लगभग पूरे प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक सकुशल लौट चुके हैं। इतनी अधिक संख्या में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लौटने पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी इंफ्रारेड थर्मामीटर्स प्रोवाइड फॉर कर दिए जाएं, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर ही यदि कहीं लक्षण किसी को हो, टेम्परेचर हो, हल्का भाई बुखार हो, तो तुरंत उनकी आइडेंटिफाई करके उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और फिर प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाए। आपको मालूम है कि प्रत्येक हमारा जो श्रमिक है, कामगार है, जब आता है तो 15 दिन का उसको खाद्यान्न का किट भी दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। इस समय तक एक्टिव केसेस की कुल संख्या 2243 अभी तक जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं उनकी संख्या 3238 पिछले 24 घंटे में कुल 263 संक्रमण के नए मामले आए हैं और अभी तक जब से ये प्रारंभ हुआ है कोरोना का संक्रमण, कुल 138 मृत्यु इससे हुई है। कल 7249 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और कल भी पूल टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। कुल 928 पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं और जो भी अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उनको हम जिलों के साथ शेयर कर रहे हैं। जिलों पर भी, जिले स्तर पर भी उन पर कार्य हो रहा है और हम अपने कंट्रोल रूम से, लखनऊ से लगातार जिनको भी अलर्ट जनरेट हो रहा है उनसे हम फ़ोन करके हालचाल पूछ रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 29,010 लोगों को कंट्रोल रूम से फ़ोन कॉल किया जा चुका है
और उनका हालचाल पूछा गया है। पाकिस्तान में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट कराची एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माना जा रहा है कि इस विमान में करीब 100 लोग सवार थे। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने दुर्घटना की पुष्टि की है और कहा कि फ्लाइट A320 98 यात्रियों को लेकर लाहौर से कराची जा रही थी और मलीर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई। लैंडिंग से 5 किलोमीटर पहले विमान 4 मंजिला इमारत से टकराया था, जिसके बाद विमान के दोनों इंजन में आग लग गई और यह बड़ा हादसा हो गया। कोविड-19 का असर अर्थव्यवस्था पर कैसे कम किया जा सके, इसको लेकर आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति ने 3 दिनों की बैठक की। बैठक के दौरान सदस्यों ने आर्थिक स्थिति पर गहन चर्चा की। ये फैसला किया कि कर्ज और सस्ता किया जाना चाहिए। लिहाजा आरबीआई ने मुख्य ब्याज दर यानी रेपो दर में कमी का फैसला किया। रेपो दर में 0.4% की कटौती की गई। अब यह 4% के स्तर पर है, यानी कि बैंकों को आरबीआई से अब केवल 4% पर कर्ज मिलेगा। इसी तरह से रिवर्स रेपो दर में भी 0.4% की कमी की गई है। यह 3.35% पर है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए छूट 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. That is from 1st March to 31st August 2020. This will provide considerable amount of ease and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 मार्च से लेकर अब तक प्रदेश में 20 लाख प्रवासी जो वापस आए हैं वो उत्तर प्रदेश की संपदा है। प्रवासी श्रमिकों की प्रतिभा का सदुपयोग करते हुए सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उनकी क्षमता और प्रतिभाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा और देश दुनिया के सामने प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 31,238 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर करने के अवसर पर प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सरकारी प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट्स का हब व बड़ा ब्रांड बनाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस द्वारा बसों को लेकर दिए जा रहे बयानों को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि बसों पर राजनीति शर्मनाक है। कांग्रेस अनर्गल प्रचार कर गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस को देश और श्रमिकों सहित माफी मांगनी चाहिए। आज लोक भवन में प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के साथ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी के कामगारों और मजदूरों को लगातार प्रदेश में लाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 लाख प्रवासी मजदूर ट्रेन से और 7 लाख बसों से लाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम श्रमिकों को रोजगार भी देंगे ताकि वे सशक्त बन सकें। प्रदेश की जो बसें थीं उनमें डीजल की कमी हुई तो डीजल राजस्थान रोडवेज के पेट्रोल पंप से डीजल भराया गया। तो राजस्थान सरकार ने तत्काल इसको देखते हुए 19,76,000 रुपए का बिल भेज दिया, जिसका भुगतान 5 मई को ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। रोडवेज विभाग ने माननीय परिवहन मंत्री के आदेश पर उसका भुगतान हो गया। अब इसके बाद उन्होंने फिर से एक रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये रिमाइंडर भेजा उन्होंने कि आपको जो 94 बसें दी गई थी उन बसों का जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। इसके उपरांत 36,36,664 रुपया
के बिल के भुगतान का उन्होंने रिमाइंडर भेजा। अब ये रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा हो और वो संवेदनशीलता उस समय याद आ रही है आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी की, राजस्थान सरकार की, कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल अलविदा की नमाज भी लखनऊ में लोगों ने घरों में अदा की। लोगों ने कोरोना वायरस के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पालन किया। इस दौरान हर साल जुमातुल अलविदा की नमाज के लिए आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में लखनऊ आते थे। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर जेपी अरोड़ा ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस महामारी में लोगों ने अच्छी तरह से पालन किया और घरों में नमाज अदा की है। अलग अलग पुलिस प्रबंध किए हुए हैं और सभी डीसीपीज के साथ इस संबंध में सीपी द्वारा और मेरे द्वारा मीटिंग की गई। सभी को ब्रीफ किया गया कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। हर मस्जिद, हर ऐसे इम्पोर्टेंट जगहों पे, चौराहों तिराहों पे पुलिस बल लगाया गया है जहां से लोगों के जाने की संभावना है या जहां पर नमाज पढ़े जाने की संभावना थी। और आप देख ही रहे हैं कि पुलिस प्रबंध में हमारे पास RAF, PAC, सिविल पुलिस का पर्याप्त बल मौजूद है। वेस्ट जोन में स्पेशल इंतजामात किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से पारंपरिक रूप से बहुत बड़ी नमाजें होती रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम भाई शामिल होते हैं। उसके लिए यहाँ विशेष बंदोबस्त है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पेश इमामों का, मौलवी साहबान का, जिन्होंने इस बात को शिद्दत से समझा और अपनी कम्युनिटी में इस मैसेज को स्प्रेड किया कि लॉकडाउन का हमें पूरी तरह से पालन करना है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रित रखना है, घरों में रखना है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसका पालन करते हुए किसी भी मस्जिद में सार्वजनिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी गई है और सभी लोगों ने अपने अपने घर से ही अता की है। पिछले 2 महीने से न्याय की आस लगाए वादकारों के लिए हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, जिसके चलते बरेली जिले में न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी गई है। देश में कोरोना महामारी की दस्तक के बाद पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था, जिसकी वजह से न्यायालय को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से न्यायालय को खोला गया है। न्यायालय खोलने से पहले कोर्ट परिसर और चैम्बर को सैनिटाइजेशन किया गया। वहीं परिसर और कोर्ट रूम में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। न्याय प्रक्रिया किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। तवील अरसे के बाद में आज जो है कोर्ट खुला है, तो हम लोग भी बहुत दिनों से बहुत इसका इंतज़ार कर रहे थे, इस घड़ी का। और बहुत जो न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सारे मामले जो लंबित थे, जो इन दिनों काफ़ी अपराध जो हुए, उनको लेके जो है उनका भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है कम से कम कोर्ट खुलेगा तो ये काम आगे बढ़ेगा। और काफ़ी मुकदमे जो थे, काफ़ी जो मुलजिम थे वो जेलों में, जिनकी बेल्स भी हो गई थी, जिनकी होनी भी थी, वो भी अननेसेसरी ऐसा लॉकडाउन की वजह से सब ऐसा रुका हुआ था। तो कम से कम एक अच्छी सी पहल है। देखिए, कोविड-19 इस महामारी के साथ देश को चलाना बहुत ज़रूरी है। आज 62 दिन के बाद हमारा न्यायालय खुला है। सबसे हर्ष की बात यह है कि जिस तरीके से हमारे जिला जज महोदय द्वारा और हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हमारी भी हैं कि हम खुद को, अपने पास आए हमारे वादकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग करें, अपनी न्याय व्यवस्था को सहयोग करें। कोरोना संकट के बीच परंपरागत खेती को छोड़कर किसानों का नकदी फसल ताइवानी खरबूज की खेती की ओर रुझान बढ़ा है। जिले के औंग गांव निवासी प्रगतिशील किसान राम सिंह अभी तक लहसुन और प्याज की खेती में जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत थे।
और इस बार ताइवानी खरबूज की अच्छी फसल तैयार कर उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है। नकदी फसल खरबूजा फतेहपुर दोआब के किसानों की पसंद बनी रहती है और गर्मी के मौसम में मुनाफे की खेती खरबूजा होती है। 1 बीघे में ताइवान प्रजाति का खरबूजा 80 से 90 क्विंटल होता है, जो 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकता है। किसानों ने इस बार फसल तो अच्छी तैयार की, लेकिन कई बार हुई बेमौसम बारिश और ओला गिरने से कुदरत के कहर ने किसानों के अरमानों पर पानी भी फेर दिया। औसतन इसमें मतलब 3 किलो एक फेंड हमको फल देता है, तो हमने किया कि यार इसमें तो 90 कुंटल हमारा औसतन उत्पादन हो रहा है और इसका रेट अगर सही टाइम से अगर हम शुरुआती दौर पे तैयार कर लेते हैं तो ये जो है 50 से 60 रुपए किलो ये बिकता है। तो ये इसमें कई ऐसी खूबियां हैं कि जो हम लोग पहले हरा मधु खरबूजा करते थे तो उसमें 8 से 10% शुगर होती थी, इसमें जो है 18 से 20% शुगर होती है, मीठा बहुत होता है। दूसरी बात इसमें खूबी ये होती है कि ये साधारण कमरे पे पकने के बाद 8 दिन तक रखा जा सकता है, इसको फ्रिज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की सोच है कि जल बचाना, तो हम इसीलिए ज़िले में जाने जाते हैं, हम जो है बहुत कम जल पे बहुत अधिक उत्पादन लेने में फेमस हैं। परंपरागत खेती करते थे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, तो इसी तरह हमारा संपर्क हमारे प्रगतिशील किसान भाई राम सिंह पटेल जी से हुआ, तो उन्होंने हमको बताया कि कुछ अलग हटकर खेती करो तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने गेहूँ धान से हट करके खरबूजा की तरफ रुझान किया और अच्छी खेती की। 1 बीघे फसल लगाई तो बहुत अच्छी फसल हमारी तैयार हुई और लोग देखने आते थे। हमारी फसल में बहुत फलत भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारा नुकसान हो गया, ओले गिर गए। प्रधानमंत्री द्वारा इस महामारी में भी रोजगार के अवसर तलाशने के मंत्र को साकार करते हुए सोनभद्र जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए सिर्फ मनरेगा ही नहीं बल्कि स्कूल कायाकल्प योजना चलाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना शुरू कर दिया है। जिले के खनिज न्यास निधि से लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर जिला प्रशासन ने इस लॉकडाउन में बंद पड़े परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प शुरू कराया है, जिससे न सिर्फ विद्यालयों की दशा में सुधार हो रहा है बल्कि भारी संख्या में आए प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिलने लगा है। जनपद के सभी विद्यालयों में स्कूल कायाकल्प का काम कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत डीएमएफ के माध्यम से धनराशि भी दी जा रही है। तो इसमें हमारा एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक और जहां जो है स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा, हमारे विद्यालय अच्छे साफ सुथरे सुंदर हो जाएंगे, और दूसरी तरफ इस कोरोना के आपदा के समय में जो प्रवासी मजदूर बाहर से लौटे हैं उनको भी पर्याप्त जो है रोजगार इसके माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बेहतर मौका है कि इस खाली समय में जबकि हमारे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, अध्यापक भी नहीं आ रहे हैं विद्यालयों में, तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि शासन का निर्देश भी है, निदेशालय का भी निर्देश है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो कायाकल्प की योजना चल रही है, विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टाइल्स लग जाएं, हमारा शौचालय बेहतर बन जाए, हमारे छत अगर खराब हैं तो उनका सुधार हो जाए, पेंटिंग हो जाए, पाथवे बन जाए, रनिंग वाटर फैसिलिटी हो जाए। हम लोग बाहर में काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सब शहर और बाजार सब बंद है। स्कूल में हम लोग मजदूरी कर रहे हैं इस समय। लॉकडाउन अभी जारी है, धीरे धीरे जो होगा देखा जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के कारण नेपाल देश के विभिन्न स्थानों में फंसे 312 भारतीय नागरिकों को भारत और नेपाल के अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय वार्ता के बाद महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सनौली सीमा से भारत लाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की मेडिकल जांच की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग लॉकडाउन के बाद से नेपाल में फंसे थे, जिनको लाया गया है। ये भारतीय नागरिक मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी के हैं। सभी के स्वास्थ्य जांच सहित सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें घरों तक भेजा जाएगा। अभी जो नेपाल प्रशासन द्वारा सूचना मिली है उसके अनुसार 312 लोग नेपाल में भी फंसे हैं, जिनको यहाँ बॉर्डर पर लाया गया है। यहाँ इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद इनको फरिंदा सेंटर पर ले जाके वहाँ से इनके अलग अलग गंतव्य स्थानों पे भेजा जाएगा। इसमें कुछ लोग यूपी के हैं, बिहार के भी हैं, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी कुछ लोग हैं। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ और 13 मार्च को हम नेपाल आए थे और अभी आज जाने को मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और
इंडिया सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज जाने को मिल रहा है। अभी भारत जा रहे तो खुशी हो रहा है। नेपाल में घूमने आए थे 17 मार्च को और लॉकडाउन की वजह से इधर ही फंस गए। अभी अपने घर जाने पर ज़्यादा खुशी हो रहा है। गोंडा पहुंचे करीब 1 लाख कामगारों को प्रतिदिन रोडवेज के बसों से उनके जनपदों को भेजा जा रहा है। जिले के कुछ समाजसेवी इन भूखे मजदूरों को भोजन भी करा रहे हैं। श्रमिक ट्रेन से उतरे महिला पुरुष कामगार सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कामगारों का कहना है कि लॉकडाउन में फंसने के बाद वो परेशान थे। श्रमिकों ने मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं यहां के तिरंगा कॉम्प्लेक्स के समाजसेवी द्वारा 1 सप्ताह से गोंडा स्टेशन पर उतरने वाले बसों से भेजे जाने वाले कामगारों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। पंजाब में फंसी थी, पंजाब से मेरे को ले आया है। कोई किराया नहीं पड़ा, धन्यवाद सरकार का। कोई किराया में नहीं पड़ा है। सरकार की व्यवस्था वहाँ ठीक रही। लाइन डॉक्टर द्वारा भेज रहे हैं आगे हैं और सब कुछ ठीक व्यवस्था चल रही है। ना रास्ते में कोई परेशानी नहीं पड़ी, यहाँ भी उतर गए आराम से आगे। सर मैं वहाँ से आया हूँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है और सबको व्यवस्थित तरीके से स्क्रीनिंग करके लाया जा रहा है। भोला यादव लुधियाना से आ रहा हूँ, पंजाब से। मुझे वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वहाँ की सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, यहाँ की सरकार ने सुविधा दिया है। हम यहाँ पे आए हैं सर्विस ट्रेन से और हमें बहुत अच्छी तरह लाया गया, हमारी बहुत देखभाल की गई, हमें हर चीज़ मिला यहाँ पे, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई यूपी में आके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा उनके परिवार के प्रवासी मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में काम देने का आश्वासन दिया। उन्होंने दिल्ली मुंबई से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के कार्य अनुभव के हिसाब से उन्हें काम देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि ऐसे प्रवासी मजदूरों की सूची बनाएं कि वो किस कार्य में पारंगत हैं, जिससे उन्हें प्रदेश में कार्य दिया जा सके। उन्हें बैंकों के माध्यम से लोन भी प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को 2,18,49,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड ऑनलाइन उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि ये स्वयं सहायता समूह विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें और मदद दी जाएगी जिससे इन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। एक अवसर पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त की जाएंगी, जो गांव के लोगों को वही पैसे उपलब्ध कराएंगी। इससे लोग बैंकों तक नहीं जाएंगे तथा चिट फंड कंपनियों से भी बचे रहेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह भी उपस्थित थे। होता है, मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता है, निकल सकता है और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना? और सभी लोग मेहनत से काम करिए। जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी। तो आप यहीं पे काम करिए। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है? अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, ये है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये, यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। विभाग ने जो अपने विभाग का वृत्त प्रस्तुत किया उसको मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं आधे दर्जन बार उन्होंने विभाग को बधाई दी और
चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोलर लाइट हो, स्वचालित वाहन हो, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हो, इनपुट्स हो, ड्रेस का निर्माण हो, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के उत्थान में बड़ा बेहतरीन प्रयास किया है और जो सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट को हमने बनाया वो इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा पूज्य मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हमारे प्रवासी कामगार वापस आ रहे हैं, जो उनकी स्किल है उसकी जानकारी भी, एक सर्वे भी हो रहा है और उनको उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ हम काम देंगे। हमारा प्रयास है कि जो 40 लाख प्रवासी आ रहे हैं पुनः उन्हें पलायन न करना पड़े। सरकार बैंकिंग सेक्टर से भी उन्हें सहयोग करवाएगी, अगर उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी वो भी हम देंगे। पूरी तरीके से उनको हम रोजगार और व्यवसाय से यहीं जोड़ेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ।